आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। फर्स्ट, व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। It is difficult to understand a large group of raw data, hence it becomes necessary to obtain such a stable value which may represent the entire group of raw data. One single value which describes the characteristics of a whole data and become the representative of the central group. It is called the central value or an average. कह रहा है कि एक सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट होल डेटा, एक सिंगल वैल्यू का डेटा जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ अ कॉल्ड सेंटर वैल्यू। या तो उसे सेंट्रल वैल्यू कहेंगे या फिर उसे एवरेज भी हम कह सकते हैं। द सेंट्रल टेंडेंसी इज दिस अ सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल यूनिवर्स ऑफ डेटा। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी रिफर अ सेंट्रल वैल्यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिकल सीरीज। किसी भी स्टैटिकल सीरीज के सेंट्रल वैल्यू को यानी मिड के वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल टेंडेंसी। अब वन बाय वन हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसमें कई स्टैटिशियन ने डेफिनेशन दी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉक्सटन ने क्या डेफिनेशन दिया है। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू। एवरेज क्या है? एक सिंगल वैल्यू है विद इन द रेंज ऑफ अ डाटा दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यू इन द सीरीज। जो रिप्रेजेंट करता है जितने भी सीरीज में डेटा दिए हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सिंस एज एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ डेटा, इफ इट इज सम टाइम कॉल्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। तो ये क्या करता है? ये सेंट्रल वैल्यू को मेजर करता है। नेक्स्ट है क्लार्क की डेफिनेशन। एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ग्रुप ऑफ फिगर। एक क्लार्क ने कहा है कि एवरेज क्या करता है? फाइंड करता है वन सिंगल फिगर, एक सिंगल फिगर को डिफाइन करता है जो कि होल डेटा को रिप्रेजेंट करे। एंड कैंडाल ने कहा है कि मेजर ऑफ द लोकेशन आर पोजीशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉल्ड एवरेज। कह रहे हैं कि एक मेजर करता है, एवरेज क्या करता है? मेजर करता है लोकेशन को या फिर पोजीशन को मेजर करता है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉल्ड एवरेज। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिकल एवरेज। क्या फंक्शन है स्टैटिकल एवरेज के? फर्स्ट है टू मेक ब्रीफ एक्सप्रेशन। जो एवरेज है वो क्या करता है? ब्रीफ एक्सप्रेशन करता है, यानी बहुत डिटेल में एक्सप्रेशन करता है। इट डिटरमाइन अ सिंगल फिगर आर द होल सीरीज। इट इज़ अ टूल अ रिप्रेजेंटेटिव द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। ये एक साइलेंट फीचर्स है जो कि पूरे डेटा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, पूरे डेटा के बारे में कंक्लूजन निकालता है। इट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द मास इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंगल वैल्यू फॉर ड्रॉइंग जनरल कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज एनीथिंग फ्रॉम द एज ऑफ करोर्स ऑफ इंडियन पीपल। ये जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है, इतने जैसे अपने यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें हम किसी चीज़ को जनरलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। बट इफ़ इट इज़ सेड दैट द एवरेज एज ऑफ द इंडियन इज़ 58 ईयर, लेकिन अब उस पूरे पॉपुलेशन में हम ये कहें कि जो इंडियन होते हैं उनकी एवरेज एज क्या होती है? 58 ईयर होती है। वन कैन ड्रॉन कंक्लूजन अबाउट हेल्थ कंडीशन फॉर द पीपल इन इंडिया। अब इस 58 के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? कंक्लूज़न ड्रा कर सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन की हेल्थ की कंडीशन कैसी है। तो ये क्या करता है? टू मेक अ ब्रीफ एक्सप्रेशन देता है किसी भी डेटा के बारे में। नेक्स्ट है टू फैसिलेट कंपेरिजन। ये जो डेटा होते हैं स्टैटिकल डेटा को
फैसिलिटेट करते हैं कंपैरिजन करने के, यानी कि हम क्या करते हैं इसमें तुलना करने में हमें आसानी होती है इस तरह के डेटा के कारण। कह रहे हैं एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, द एवरेज ऑफ वन ग्रुप कैन बी कंपेयर्ड विथ एवरेज ऑफ अदर ग्रुप। हम इस तरह के डेटा से क्या करते हैं, एक ग्रुप का कंपैरिजन दूसरे ग्रुप के डेटा से आसानी से कर सकते हैं। For example, the average marks of a student of statistics can be compared with the average marks of student in economic, and hence the progress of student in two subject can be compared. अब क्या है, दो सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट है और वो मार्क्स पाते हैं तो उस मार्क्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट द ग्रुप। अब इस तरह के डेटाज का क्या होता है, ग्रुप में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है आसानी से। एवरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप इज अ मास ऑफ स्टैटिकल डेटा, वन वैल्यू रिप्रेजेंट ऑल वैल्यू ऑफ द सीरीज। एक वैल्यू जो होती है वो क्या करती है, पूरे वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अकॉर्डिंगली कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ग्रुप एज अ होल। ये क्या करती है, कंक्लूजन ड्रॉ करती है होल ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट है टू हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये पॉलिसी बनाने में भी हमारी हेल्प करती है। एवरेज आर अ वेरी यूजफुल इन अ पॉलिसी फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। एंड नेक्स्ट हम देख सकते हैं आवर गवर्नमेंट शुड टेक इनटू अकाउंट पर कैपिटल इनकम। तो क्या कर रहे हैं, ये पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए भी इस तरह के डेटास को लिया जा सकता है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। जो एवरेज होता है वो बेसिस हमें प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकल एनालिसिस के लिए। एवरेज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ इन इकोनॉमिक एनालिसिस, फॉर एग्जांपल इफ वन नोन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, one can easily conclude about which is better condition। इसमें हम अगर क्या करते हैं, एक फार्मर को देखते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है लेबर एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर से, तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन, कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर है या इंडस्ट्री सेक्टर बेटर है। इसका हम कंक्लूजन ड्रॉ इजीली कर सकते हैं एवरेज के थ्रू। एंड नेक्स्ट है टू ट्रैक मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बताता है। टू ट्रैक द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप आर क्लासेस एंड एवरेज बिकम इसेंशियल। डिफिनेट रिलेशन कैन ओनली बी इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एवरेज। अब इस तरह के डेटाज में क्या करते हैं हम, रिलेशन कैन ओनली बी इस्टेब्लिश। इसमें हम जो दो तरह के मैथमेटिकल डेटाज होंगे उनमें भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, एवरेज के थ्रू रिलेशन मेजर कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं गुड एवरेज के। पहले ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो भी डेटाज हम ले रहे हैं वो सारे डेटा किसी न किसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव का काम करें। एन एवरेज वैल्यू शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर मास डेटा। जो डेटा हमने लिया है वो डेटाज पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज़। और ये जो मीन हम निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, सबसे पहले हमें मीन देखना है कि मीन कैसे निकालते हैं, मीन या एवरेज। तो इसके लिए हम वैसे ही डेटाज को लेंगे जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और ये क्या होना चाहिए कि बेस्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, और इसमें हम ऑल ऑब्जर्वेशन को लेते हैं, किसी को भी हम छोड़ते नहीं हैं, लेफ्ट नहीं करते, बल्कि सारे जितने भी सीरीज़ में डेटा दिए हुए हैं सारे को अपने मीन निकालते समय इंक्लूड करते हैं। फिर है नेक्स्ट है क्लियर एंड स्टेबल। अ गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री एवरेज शुड बी क्लियर एंड स्टेबल इन डेफिनेशन। ये क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, बार बार फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। डेटाज जो दिए हुए हैं वो एकदम क्लियर और स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। डेटाज जो होते हैं वो सिंपल होना चाहिए। गुड एवरेज उसी को कहेंगे जिसमें सिंप्लिसिटी हो।
इट मस्ट बी सो सिंपल दैट इट इज ईजिली वर्कआउट, ताकि हम इजीली इसको वर्कआउट कर सकें। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। जो डेटा है, अ गुड एवरेज मस्ट बी सर्टेन इन अ कैरेक्टर। जो डेटाज होंगे वो क्या हो, एक सर्टेनिटी को इंडिकेट करता हो, सर्टेन हो, फिक्स हो, सो एज टू मेक यूज ऑफ इट एज द बेसिस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। एंड नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब हम इसमें क्या करते हैं, बेस हमारा होता है वो ऑल ऑब्जर्वेशन को लेके चलते हैं। एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल देयर आर 5 वैल्यू ऑफ अ सीरीज। अगर किसी वैल्यू सीरीज में 5 वैल्यू है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना 10, 15, 20, 25 एंड 30, तो ये 5 सीरीज है। तो इसमें हम बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन को देखते हुए क्या करेंगे, सारे सीरीज को लेंगे, यानी जो 5 है 10 से लेके 30 तक है, ये सबको इंक्लूड करेंगे, इसमें किसी को हम लेफ्ट नहीं करेंगे। द एवरेज दस ऑब्टेन इज अ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इसलिए कहा गया है कि ये जो एवरेज होता है वो बेस्ड होता है ऑल ऑब्जर्वेशन पे, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। अगला है नो इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। इस पे किसी भी एक्सट्रीम वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सेंट्रल टेंडेंसी पे। एवरेज शुड नॉट बी अनड्यू इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज, although such all the each every value should influence the value of average, but extreme value should not undo affected the average. Very small and very large value should not duly increase or reduce the value of average. अब इस तरह से क्या होता है, कह रहे हैं कि वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज, जो भी दो, या तो स्मॉल वैल्यू हो बहुत छोटी वैल्यू हो, या फिर बहुत लार्ज वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू हो, ये क्या करते हैं, वैल्यू जो है नॉट इंक्रीज एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एवरेज, यानी ये इफेक्ट नहीं डालती हैं। एंड एक्सप्रेस्ड, नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन एब्सोलूट नंबर। अ गुड एवरेज शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन द एब्सोलूट नंबर। एवरेज मेजर इन टर्म ऑफ परसेंटेज are according to any relative method is not considered as a good measure of central tendency. ये हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट नंबर में होता है, यानी क्या है, एवरेज कहा गया ना, एवरेज मेजर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये एब्सोल्यूट यानी कि परसेंटेज बेसिस पे इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में पहले हम लोग मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज, जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है इनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट में देखिए दिया है मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज में हमारा आता है मीन, और पोजिशनल में आता है मीडियन और मोड। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है मीन में भी अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, 3 तरह की मीन को इसमें इंक्लूड किया गया है। मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स एंड हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल एवरेज में मीडियन, पोजीशन वैल्यू एंड मोड, इन तीनों को दिया गया। अब इन सारे को हमको 1 बाय 1 पढ़ना है। ये सारे वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू में हमें ये टोटल जितने भी मैथमेटिकल एवरेज हैं उन्हें पढ़ना है, एंड अगला जो पोजिशनल एवरेज हैं उन्हें भी पढ़ना है। अब हम 1 बाय 1 इसे देखेंगे कि क्या होता है मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। देखिए अर्थमेटिक मीन, सबसे पहला हमारा मैथमेटिकल एवरेज क्या था, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखिए अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज और ऑल आइटम इन अ सीरीज। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीन एक तरह का एवरेज होता है, जितने भी सीरीज में डेटाज दिए हुए हैं उनका हम मीन निकालते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं, उसे ही हम मीन कहते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर अमंग वेरियस सेंट्रल टेंडेंसी, ये सबसे सिंपल तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी का। फॉर एग्जाम्पल एवरेज प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज इनकम, एवरेज मार्क्स एक्सेट्रा। यानी हमें अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तब भी हम मीन को यूज़ करेंगे, एवरेज इनकम निकालना हो तो भी हम मीन को यूज़ करेंगे, और अगर एवरेज मार्क्स हमें निकालना हो पूरे क्लास का, पूरे स्टूडेंट का, तो भी हम मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन एवरेज को इंडिकेट करता है।
Arithmetic mean is a number which can be obtained by dividing the total value of different item in the series of by these total number. अब देखिए अर्थमेटिकल मीन का फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम। टोटल वैल्यू जितना होता है उसको हम इसमें लेते हैं और उसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम से। मीन निकालने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम, तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा मीन निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 4 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 10 मार्क्स एज 10, 16, 20 एंड 18, दैन द एवरेज मार्क्स अर्थमेटिक मीन विल बी। अब ये जो मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, इनके बेसिस पे हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम 10, 16, 20, 18 को हमने प्लस कर दिया और ये नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4 आइटम दिए हुए हैं, तो 4 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो 14 आया है वो हमारा मीन है, यानी इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भी दो तरह का होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब सिंपल अर्थमेटिक मीन, जब अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन लगाया है वो सिंपल अर्थमेटिक मीन का है। इन दिस मीन इस इंडिविजुअल आइटम ऑफ सीरीज ऑब्टेन इक्वल इम्पोर्टेंस। जो सिंपल अर्थमेटिक मीन में होता है, जो जितने भी सीरीज़ में आइटम दिए हुए हैं उन आइटम को हम सबको इक्वल वैल्यू देते हैं। जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है सारे जितने भी सीरीज़ में दिए होते हैं आइटम, डेटाज दिए होते हैं, उन्हें हम इक्वल इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकेंड में वेटेड अर्थमेटिक मीन में, इन दिस सीरीज डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज आर अकॉर्डेड डिफरेंट वेटेज इन अकॉर्डेंस विद दिस रिलेटिव इम्पोर्टेंस। अब इसमें वेटेड मीन है, यानी हम हर आइटम को क्या दे रहे हैं, वेट दे रहे हैं, वेट असाइन कर रहे हैं। तो वेट असाइन करने के कारण क्या होता है, जो इसमें अलग अलग जो सीरीज़ के डेटाज होते हैं उनका अलग अलग वेट प्रोवाइड किया जाता है और इसमें फॉर्मूला भी हमारा चेंज हो जाता है। अब देखिए अर्थमेटिक मीन, टू मेथड कैन बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़। हम लोगों ने पहले देखा था ना, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है, इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ क्या होता है। तो इन सब के लिए फॉर्मूला भी अलग अलग होगा। तो पहला है डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना होता है एंड शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है। डायरेक्ट मेथड में देखिए ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। डायरेक्ट मेथड एक्स जो है वो मीन को इंडिकेट करता है, एक्स बार से क्या मतलब है, मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। जो हमने देखा था ना कि टोटल यहाँ पे लिया गया था टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम, उसी को ये फॉर्मूला फॉर्म में लिख दिया गया है। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स सिग्मा एक्स मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम। तो ये फॉर्मूला के बेस पे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर द मीन अर्थमेटिक मीन मीन्स सिग्मा एक्स सिग्निफिकेंस द सम ऑफ वेरिएंस वैल्यू। इसी को क्या किया गया है, यहाँ पे फॉर्मूले को अलग अलग दे दिया गया है। एक्स बार x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी जितने भी अंक दिए होंगे, जितने भी डेटा दिए होंगे वो, और नंबर ऑफ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन of arithmetic mean can be used when the item of series are less, it item are more and figure are big। देखिए इस तरह के शॉर्टकट मेथड को हम कब यूज करते हैं, जब हमारे फिगर बहुत बड़े हों। देयर वुड बी डायरेक्टली इन कैलकुलेटिंग द मीन, इट डिफ़िकल्टी कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। तो इस जब हमारे डेटाज बहुत ज़्यादा बड़े हों, सीरीज़ बहुत लंबी हो, तो उस समय हमें शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना पड़ता है, और ताकि क्या हो, हमारा टाइम
बचे, डिफ़िकल्टी हमें ना हो। तो इस मेथड को हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि शॉर्टकट मेथड से हम कैसे लगाएंगे अपने